हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हिस्ट्रोपीडिया। आर्य कंपटीशन बुक रीडिंग सीरीज में आज हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पूर्व पाषाण से लेकर दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति को देखा है। ये बुक काफ़ी अच्छी है। ये रीडिंग सीरीज इसलिए है क्योंकि बहुत लेंदी भी है, बहुत लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता है ये बुक। तो आपको जिसको आजकल की सब लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो ये सही तरीका है। अगर किसी को ये सूटेबल लगे तो आप इस वीडियो का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति। मानव द्वारा व्यवहार में लाई गई पहली धातु तांबा 5000 ईसा पूर्व के आसपास में यह प्राप्त हुई है। लगभग तकनीकी दृष्टि से यह हड़प्पा से पहले की है, किंतु कालक्रम में यह हड़प्पा के बाद आती है। गैरिक रंग जो मिडभांड है और कलर्ड पोट्री इस संस्कृति के विशिष्ट मिडभांड थे। तो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के, जबकि काले और लाल जो मिडभांड थे वो सर्वाधिक प्रचलित थे। तो जो गैरिक रंग मिडभांड है वो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के सूचक थे, लेकिन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सबसे ज़्यादा जो चलने वाले मिडभांड थे वो काले और लाल मिडभांड थे। ये सिंपल से होते थे। उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का केंद्र कहलाता है। नवपाषाण युग के बाद धातु युग आया। इसमें कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी धातु युग के साथ होता रहा। ताम्र पाषाणिक संस्कृति पत्थर एवं तांबे के औजारों पर आधारित थी। कभी कभी वे निम्न गुणवत्ता के कांस्य भी उपयोग में लेते थे। मानव द्वारा सबसे प्रयोग में लिए गई जो धातु थी वो कांस्य ही थी। उसके बाद तांबे का यूज हुआ। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग मुख्यतः ग्रामीण लोग थे। स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन होते थे या कई जगह एग्जाम में मैं इसे देखा भी हूँ कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति लोग मुख्यतः ग्रामीण थे, ये स्टेटमेंट आते हैं, तो याद रखिए इसे। वे पहाड़ियों नदियों के आसपास रहते थे, बिल्कुल। जबकि हड़प्पा संस्कृति के लोगों में नगरीकरण विकसित हो चुका था। भारत में ताम्र युग के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो बनास घाटी है, आहड़ और गिलुंद इसके जो दो प्रमुख स्थल हैं। हालांकि आहड़ से लोहे के भी साथ से मिलते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत से भी प्राप्त होते हैं, जहाँ की जोरवे संस्कृति है, दैमाबाद जोरवे। बिहार में चिरांद, सोनपुर, ताराडी, सेवार। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी, नरहान। पश्चिम बंगाल में महिषादल और पांडु, रजार, ढीबी भी ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो पहली संस्कृति है, मैंने कल बताया था कि गणेश्वर संस्कृति भारत में प्राप्त खोजी गई जो सबसे प्राचीन संस्कृति है 2800 ईसा पूर्व। एकमात्र ये ऐसी है जो जिसके साथ से हमें जो हड़प्पन साइट है उससे पहले मिलते हैं, जो प्री हड़प्पन साइट आता है उसमें। तो 2800 से 2200 ईसा पूर्व भारत में सबसे प्राचीन ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। सीकर राजस्थान और अभी वर्तमान में जो जिला हो गया नीम का थाना के क्षेत्र में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर गणेश्वर ताम्र पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आरसी अग्रवाल इसके उत्खनन करता है। 1977 में इन्होंने किया है उत्खनन कार्य, आरसी अग्रवाल ने गणेश्वर का। गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। गणेश्वर का काल 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक। तो गणेश्वर प्राक जो प्री हड़प्पन साइट है, एक हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था। गणेश्वर से हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी। यह स्थल खेतड़ी, झुंझुनू जो एक तांबे की खान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तांबे की खानों की नदी की स्थित है। गणेश्वर से ही तांबे के तीर, भाले, आरपीएससी के एग्ज़ाम में ये वाला है, मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये आ चुका है एक बार। चूड़ियाँ, छैनी आदि मिले हैं।
गणेश्वर के लोग मुख्यतः शिकार पर तथा आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। जोधपुरा संस्कृति पूर्वी राजस्थान के साहिबी, जो साबी नदी के किनारे है, जयपुर में, नाम से लग रहा है कि जोधपुर, जो जोधपुर राजस्थान का जिला है वहाँ का होगा, लेकिन वहाँ पे नहीं है। ये जोधपुरा जो संस्कृति है ये जयपुर में है। देखिए, स्थित जोधपुरा जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में जोधपुरा, जयपुर एवं 9 से काले एवं लाल मृदभांड मिलते हैं, और जबकि यहाँ पे बताया गया कि काले और लाल मृदभांड प्रसिद्ध ये ताम्रप्रसारणिक संस्कृतियों से मिलते हैं। हालांकि जोधपुरा है यहाँ पे लौह संस्कृति भी मिलती है। तो ये रहा गणेश्वर सभ्यता और उसके आसपास। सेकेंड है राजस्थान में एक प्रमुख बनास घाटी या आहड़ संस्कृति। इसका टाइम पीरियड है 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। बनास नदी घाटी की ताम्रप्रसारणिक संस्कृति के केंद्र आहड़ है। गिलुंद, मरमी और बालाथल ये स्थल हैं बनास घाटी संस्कृति के। यह संपूर्ण सभ्यता बनास नदी घाटी में अवस्थित है, इसलिए इसे बनास संस्कृति कहते हैं। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति थी। ज़्यादातर ताम्रप्रसारणिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति ही रही है। यहाँ से प्राप्त बर्तनों का रंग काला और लाल होने के कारण इसे काले और लाल मृदभांड की संस्कृति कहते हैं। तो बनास में ही है आहड़। आहड़ एक राजस्थान के उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। बेड़च नदी उदयपुर के निकट गोगुंदा की जो पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, जहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है गोगुंदा की पहाड़ियों में, निकलकर भीलवाड़ा से बिगोद के पास बनास नदी घाटी में मिल जाती है। नदी में उदय सागर के तक बेड़च नदी को आहड़ नदी या आयर नदी के नाम से पुकारा जाता है। आहड़ को आघाटपुर, आगरदुर्ग, धूलकोट भी कहा जाता है। यह नाम भी काफ़ी बार पूछा गया है। आहड़ को आघाटपुर, आगरदुर्ग या धूलकोट कहा जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम, ये भी नाम है आया एग्जाम में, ताम्रवती या ताम्बवती नदी कहते हैं, अर्थात तांबा वाली जगह। इसका समय 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। आहड़ में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य 1553 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। 1554 से 56 के बीच आरसी अग्रवाल ने तथा एचडी शंकालिया ने भी यहाँ पे उत्खनन का कार्य करवाया है तीसरे चरण में 1961 से 62 में। तो देखिए, आहड़ संस्कृति से जुड़े हुए हैं ये 3 नाम। अक्षय कीर्ति व्यास, इन्होंने सबसे पहले काम किया इस पे, आरसी अग्रवाल और एचडी शंकालिया, जबकि गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य आरसी अग्रवाल ने ही किया था। उत्खनन से आहड़ संस्कृति के 15 चरण प्राप्त हुए हैं। आहड़ से 6 ताम्र मुद्राएं, 3 मोहरे, यूनानी भाषा में लेख, यूनानी भाषा में भी लेखयुक्त मुद्रा प्राप्त हुई है आहड़ से। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, पैरों से चलित आटा जो पीसने की चक्की थी वो भी प्राप्त हुई है। रसोई घर में सिलवट्टे, सूत काटने के चरखे, मिट्टी तथा तांबे के दीपक एवं लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो आटा पीसने वाली चक्की, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई काम का नहीं है। आप अगर ध्यान से पढ़ें तो अच्छी बात है। आहड़ से प्राप्त बैल की मृण मूर्ति को बनासी और बुल कहा गया है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है आरपीएससी। आहड़ से अनाज रखने के बड़े मृदभांड मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोट कहा गया है। ये भी यही आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 2021-22 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था ये वाला। गोरे और कोट क्या है, तो वो था आहड़ में अनाज रखने के बड़े मृदभांड का, ये इसको स्थानीय भाषा में कहते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ से मिलता है। आहड़ एक ऐसा स्थल है जो ताम्रप्रसारणिक स्थल है, साथ में लोहे के साक्ष्य भी मिलते हैं। एचडी शंकालिया के अनुसार आहड़ से सूक्ष्म पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं, परंतु तांबे के उपकरण बहुतायत मात्रा में मिले हैं। आहड़ के लोगों को धातु कर्म का ज्ञान था। आहड़ में पत्थर की कुल्हाड़ियाँ या फलकों का लगभग अभाव ही था। बनास संस्कृति में सेकेंड जो स्थल है गिलुंद,
गिलुंद राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य बीबी लाल ने 1959-60 में करवाया था। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग बहुत ही कम करते थे। गिलुंद एकमात्र ताम्रपाषाण स्थल है जहां मकानों के निर्माण पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। 1500 ईसा पूर्व के आसपास गिलुंद में कच्चे मकान बने थे। आहड़ में लोग पत्थर के बने मकानों में रहते थे। गिलुंद आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। गिलुंद में एक प्रस्तर फलक उद्योग भी इसके भी अवशेष मिलते हैं। बालाथल, उदयपुर में बालाथल भी आहड़ संस्कृति का केंद्र था। बालाथल की खोज 1962-63 में वीएन मिश्र ने की। यहाँ 1993-94 में इसका उत्खनन कार्य भी वीएन मिश्र के द्वारा ही हुआ। यह नवीनतम ज्ञात ताम्रपाषाणिक स्थल है। बालाथल से दुर्गनुमा भवन एवं कुष्ठ रोग का शुरुआती प्रमाण मिला है। राजस्थान एवं मालवा की ताम्रपाषाणी संस्कृतियों में सांड की मृण मूर्तियाँ मिली है, जैसे आहड़ से भी मिला है एक बैल की मृण मूर्ति। भीलवाड़ा राजस्थान में खारी नदी के किनारे स्थित ओजियाना भी एक ताम्रपाषाणी संस्कृति है। ओजियाना अब ये राजस्थान के आहड़ के बाद अब आते हैं मालवा संस्कृति पे, जिसका टाइम पीरियड है 1700 ईसा पूर्व से लेके 2200 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति आहड़ संस्कृति की उत्तराधिकारी संस्कृति थी। मालवा संस्कृति का प्रमुख विशेषता मालवा मृदभांड है, जो समस्त ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सर्वाधिक उत्कृष्ट माने गए हैं। मालवा से प्राप्त चरखे एवं तकलियों से पता चलता है कि मालवा संस्कृति के लोग चरखे एवं कताई बुनाई से परिचित थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि गुनगेरिया है, मध्य प्रदेश में ही है। मालवा संस्कृति मध्य भारत के मालवा क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में मौजूद थी। मालवा क्षेत्र ताम्रपाषाण स्थलों से भरा पड़ा है, जैसे माहेश्वर है, नगदा है, एरड़, कायथा, नौदाटोली और नारती आदि इनके प्रमुख स्थल हैं। मालवा संस्कृति के बारे में विशेष जानकारी मध्य प्रदेश के खरगोन जिला, जो मालवा क्षेत्र में है, मैप में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो साउथ वेस्टर्न एरिया है उसमें पड़ता है, और नौदाटोली और महेश्वर पूरा स्थलों से होती है। तो नौदाटोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित नौदाटोली मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है। नौदाटोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. शंकालिया ने की। नौदाटोली भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक युगीन ग्राम स्थल है। नौदाटोली से लगभग सभी प्रकार के अनाज मिले हैं। भारत के किसी अन्य स्थल से इतने सारे अनाज नहीं मिले। नौदाटोली की मुख्य अभिलक्षक विशेषता चित्रित काले और लाल मृदभांड है। ये विशिष्ट प्रकार के लाल पॉलिश और मृदभांड हैं, जिन्हें काले रंग के चित्रों से सजाया गया है। इन्हें मालवा मृदभांड भी कहते हैं। तो ये काले और जो लाल रंग के मृदभांड होते थे, इस पर पॉलिश के साथ साथ कुछ चित्रकारी भी की गई है। इसके अलावा कायथा, ये भी एमपी में ही है। मध्य प्रदेश के जो उज्जैन है, छोटी काली सिंध नदी पर स्थित कायथा का उत्खनन 1965-66 में वी.एस. वाकनकर ने किया। मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल कायथा होने के कारण इसे कायथा संस्कृति भी कहा गया। कायथा में प्राक हड़प्पन तथा हड़प्पन संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। कायथा प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। इसके बाद कालक्रम की दृष्टि से आहड़, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति है। कायथा स्थित एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 विशेष प्रकार की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। यहाँ एक बर्तन में सैलखड़ी 40,000 सूक्ष्म मनकों से निर्मित हार मिला है।
मालवा तथा मध्य प्रदेश की कायथा, उज्जैन एवं एरण्स मध्य प्रदेश की बस्तियां ताम्रपाषाण की काल की सबसे प्राचीन बस्तियों हैं जो किलेबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती हैं। नेक्स्ट है जोरवे संस्कृति, जो सबसे लास्ट का है, 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति विदर्भ एवं तटीय कोंकण को छोड़कर संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र में विद्यमान थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल के सबसे व्यापक उत्खनन है। अहमदनगर में जो जोरवे हैं, नेवासा, दैमाबाद, पुणे में है चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, ये सब पुणे में है। नंदुरबार में प्रकाश है, एक प्रकाश भी जो जोरवे संस्कृति का एक स्थल है। नासिक जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। यहाँ जोरवे संस्कृति थी। इन्हें दक्षिण के नौपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान थे इनमें। जोरवे संस्कृति यद्यपि ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियाँ जैसे दैमाबाद एवं इनाम गांव नगरीकरण की अवस्था तक पहुँच गई थी। तो महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणी संस्कृति का आरंभ सलवादा संस्कृति से होता है, जो प्रथम चरण कहलाती है। इस संस्कृति स्थल को S.A. अली द्वारा प्रकाश में लाया गया। सलवादा महाराष्ट्र के धुले जिले में मध्य तापी बेसिन में स्थित है। अब आते हैं जोरवे, जो महाराष्ट्र में है। जोरवे संस्कृति गोदावरी प्रवरा नदी क्षेत्र में पनपी है। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। जोरवे नामक स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के दाहिनी किनारे पर स्थित है। तो जो जोरवे संस्कृति है, ये गोदावरी की सहायक नदी जो प्रवरा है उसके दाहिने किनारे पर स्थित है जोरवे। 1950-51 में H.D. शंकालिया, इनका जो पूरा नाम है हसमुख धीरज लाल शंकालिया, और शांताराम भालचंद्र देव के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई हुई। जोरवे इस संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल एवं प्रतिनिधि स्थल है। आवासीय बस्तियों एवं समाधान से ऐसे लगता है कि जोरवे संस्कृति में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। जोरवे बस्तियों में निवास अधिक्रम दिखाई देता है, अतः जोरवे में द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। मुखिया आयताकार घरों में तथा अन्य लोग वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे। जोरवे संस्कृति से नैदानिक मृदभांड मिले हैं। नैदानिक मृदभांड लाल तल पर काले डिजाइन हुए हैं। लाल मृदभांड थे, उन पर काले पेन से डिजाइन हुआ है। हाथ से बने टोटी वाले लाल रंग के लेप वाले पात्र भी जोरवे संस्कृति के विशिष्ट पात्र रहे हैं। सोने के आभूषण, ये देखिए, सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति से मिलते हैं ताम्रपाषाणी संस्कृतियों में। जोरवे संस्कृति कालीन महाराष्ट्र के लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर घर में ही फर्श के नीचे, ये डायरेक्शन पूछता है एग्जाम में, उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। वे कुछ बर्तन एवं तांबे की वस्तुएं भी कब्र में गाड़ते थे। ये प्राचीन प्रथा भी रही है और भी संस्कृतियों में हमें देखते हैं, ताकि मृतक के अगले जन्म में भी काम आ सके। पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था, और दक्षिण भारत में लोग पूर्व पश्चिम दिशा में गाड़ते थे शवों को। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भारत में 1200 ईसा पूर्व में विलुप्त हो गई, लेकिन जोरवे संस्कृति देखिए 700 ईसा पूर्व तक चलती रही। इसी प्रकार जोरवे संस्कृति सबसे दीर्घकाल तक जीवित रही। जोरवे संस्कृति का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है दैमाबाद। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। ये सबसे बड़ा है जोरवे संस्कृति के स्थलों में। गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें 4000 लोग रहते थे। दैमाबाद के चारों ओर पत्थरों की कच्ची दीवारों की किलेबंदी है। दैमाबाद किलेबंदी है यहाँ पे। दैमाबाद की खोज 1958 में बीबी बोपार्डिकर ने की थी। दैमाबाद का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य M.N. देशपांडे ने 1958 में किया। 1974-75 में S.R. राव ने भी यहाँ खुदाई का कार्य किया, और 1975-76 से 78-79 के बीच में यहाँ पर बृहद स्तर पर खुदाई S.A. अली ने की थी। S.S. अली। दैमाबाद से प्राप्त कुछ अस्थियों से शिशुओं में प्राप्त होने वाले स्कर्वी रोग
का पता चलता है। दैमाबाद से कांसे का रथ, इसमें 2 बैल जूते तथा इसमें एक नग्न मानव आकृति चला रही है, ये प्राप्त होता है। दैमाबाद एक ऐसा घर मिलता है यहाँ से जो अर्धवृत्ताकार मंदिर की संज्ञा इसे दी गई है। दैमाबाद से पत्थर का लिंग, टोटीदार मृतवान, और ये जोरवे से भी मिलता है। तांबे का सान, गैंडा आदि हाथी आकृतियाँ मिलती हैं। दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। इनमें कुछ वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित थी। बता दें दैमाबाद जो है हड़प्पा संस्कृति का भी एक पार्ट रहा है और हड़प्पा संस्कृति का सबसे दक्षिणतम पॉइंट रहा है दैमाबाद। इसमें जोरवे संस्कृति का और एक महत्वपूर्ण स्थल है जो मुख्य रूप से दैमाबाद और इनाम गाँव है। इनाम गाँव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती, पुणे स्थित बस्ती। किलेबंद यहाँ पे भी मिलते हैं, खाई से घिरी हुई। यहाँ राजनीतिक संगठन की, ये वाली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं कि राजनीतिक संगठन की सरदार वाली व्यवस्था कहाँ से मिलती है, तो इनाम गांव से मिलती है। इनाम गांव के बृहद स्तर पर खुदाई कार्य एडी शंकालिया ने कराया था। इसके अलावा एडी शंकालिया ने जोरवे संस्कृति का भी खुदाई कार्य करवाया था और वीपी बॉडीकर ने दैमाबाद का। तो एम.के. धौलीकर, जेडी अंसारी के नेतृत्व में हुआ है। इनाम गांव गोलाकार गड्ढे वाले घर मिला है, ये भट्टी मिली है, चूल्हा। इनाम गांव से मुखिया का मकान एवं अन्नागार भी मिलता है, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। मुखिया का मकान वाला ये इनाम गांव से प्राप्त होता है। इनाम गांव से मिली मातृ देवी की मूर्ति, ये भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाणिक लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृदभांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। इनाम गांव से कुत्ते के मांस खाने का साक्ष्य मिलता है। पुणे स्थित वाल्की इनाम गांव की सैटेलाइट बस्ती थी। वाल्की से प्राप्त साक्ष्य से लगता है कि हड्डी से बने फालों और बीज डालने पर के बर्मों का उपयोग किया जाता था। अब आते हैं नेवासा, जो ये भी एक महाराष्ट्र में है, अहमदनगर महाराष्ट्र। नेवासा की खोज एम.एन. देशपांडे ने की तथा उत्खनन एच.डी. शंकालिया ने कराया था। प्रवरा नदी के पास स्थित पटसन और रेशम के धागे का साक्ष्य मिलता है। नेवासा में पत्थर के कुठारों, कुल्हाड़ियों और कारखाने, पक्की मिट्टी और निर्मित मातृ देवी की मूर्तिकाएँ मिली है। इनाम जो गांव था उससे भी मिला है। चंदौली, पुणे महाराष्ट्र स्थित चंदौली, तांबे की छेनियाँ, मछली पकड़ने के तांबे का कांटा मिला है। तिथिक्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाणिक बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएँ हैं। कुछ प्राक हड़प्पी हैं, यानी कुछ हड़प्पा से पहले की हैं, कुछ हड़प्पा के बाद की हैं और समकालीन भी कुछ मिलते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ संस्कृतियां हैं, जैसे विविध संस्कृतियों में नाल संस्कृति। नाल संस्कृति 1925 में एच. हारग्रीव्स ने कलात यानी पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में खोजा था। 1929 में यहाँ उत्खनन कार्य जब हुआ था। तो इतना बात है, एच. हारग्रीव्स ने बलूचिस्तान में है नाल संस्कृति पाकिस्तान के। यहाँ घर एक स्थानीय नदी से प्राप्त गोल पत्थरों, निकटवर्ती पहाड़ियों से काटे गए विशाल शिलाखंडों से बनाए जाते थे। यह छोटी सी कच्छिका में 2 किनारों पर कच्ची ईंट जोड़कर बनाई गई है। एक शिशु की समाधि मिली है। फेयर सर्विस के अनुसार नाल की बस्ती जल संग्रहण और संरक्षण की एक कारगर प्रणाली का अनुसरण करती थी, फेयर सर्विस के अनुसार। इसके अलावा कुल्ली संस्कृति 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक की हैं। ये दक्षिणी बलूचिस्तान में, ये भी बलूचिस्तान में है। प्रागैतिहासिक संस्कृति, इस संस्कृति का नामकरण ऑरेल स्टीन ने किया था, खोज पुरातत्व स्थल के नाम पर किया गया। यह संस्कृति कुल्ली में ही निंदावारी, नियाईबुथी, एडितसर से उद्घाटित हुई। कुल्ली में अनेक कमरों वाले पत्थर के घर, पत्थर के 2 विशाल पिसाई, सील एवं काले पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। मेही से सवादाह के साक्ष्य मिले हैं। निंदोवारी से बस्ती के बीच, यहीं से माता देवी की मूर्तियाँ, एड़े से डिगार, चबूतरों। तो ये जो है ये छोटी छोटी कुछ संस्कृतियाँ हैं, इनको आप जरूर इसका लोकेशन याद रखिए कि ये कहाँ की संस्कृति है। जो इनके खोज करता है वो कौन है, उत्खनन करता। इसके अलावा सोथी संस्कृति, ये सोथी संस्कृति का उत्खनन 1952-53 में अमलानंद घोष ने किया था। राजस्थान के
घग्गर हकरा क्षेत्र में, विशेषकर बीकानेर वाले क्षेत्र में हुआ था। अमलानंद घोष सोती संस्कृति के साक्ष्यों की सिंधु सभ्यता से समानता देखते हैं। घोष ने इसे सिंधु सभ्यता का ऊपरी स्तर बतलाया है। डीपी अग्रवाल और आलचिन भी यह मानते हैं कि सोती संस्कृति सिंधु सभ्यता से पूर्व की अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि वह सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक रूप था। हिसार हरियाणा में स्थित सिसवाल ग्राम एवं एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। सोती और सिसवाल संस्कृति ये दोनों लगभग साथ में प्रयोग होते हैं। संयुक्त रूप से सोती सिसवाल संस्कृति कहलाती है। हरियाणा में है सिसवाल। तो विविध और तथ्य इसमें हैं कुछ कि प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान में कलिबंगा एवं हरियाणा बनावली स्पष्ट रूप से ताम्र पाषाणिक हैं। सिंध में कोटदीजी भी ताम्र पाषाणिक अवस्था के हैं, यानी कि जो ये हड़प्पन साइट हैं कालीबंगा और बनावली, ये ताम्र पाषाणिक साइट भी रहे हैं। सिंध में कोटदीजी भी एक ताम्र पाषाणिक अवस्था का केंद्र रहा है। ताम्र पाषाण काल में चाक पर बने काले एवं लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में गिरवे मृदभांड प्रचलित थे। तो गिरवे मृदभांड हड़प्पा सभ्यता है, उससे संबंधित है, और काले लाल मृदभांड ताम्र पाषाण संस्कृतियों में। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सबसे पहले ताम्र पाषाण काल में ही हुआ। ताम्र पाषाण काल में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। इस काल में लोग वस्त्र बनाना, मृद मूर्तियाँ बनाना, तांबे के औजार बनाना, मृदभांड बनाना जैसी कलाओं में निपुण हो गए थे। ताम्र पाषाण के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े गांव बसाए। संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदायों का गठन इसी काल में हुआ, क्योंकि मेजरली सारी जो ताम्र पाषाणी संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति है। इसी काल में आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी। ताम्र पाषाण के लोग पशुपालन मांस के लिए करते थे, न कि दूध उत्पादन के लिए। अतः वे पशुओं का पूरा फायदा नहीं उठा सकते थे। वे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर पालते थे। ऊँट के भी अवशेष मिलते हैं। लोहे के औजार का अभाव। ताम्र पाषाण काल के लोग विकसित एवं सघन कृषि नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोहे का खोज तब तक नहीं था। आहड़ एकमात्र स्थल है जहाँ से लोहे के भी साक्ष्य मिलते हैं। अतः भोजन एवं पोषण की कमी से उनमें बाल मृत्यु दर अधिक होती थी। खैर ये हटाइए। ताम्र पाषाण बस्तियों में लुप्त होने का कारण व्यवस्था की कमी थी। ये जो वेस्ट बंगाल में है, पांडु राजार ढीबी एक ताम्र पाषाणी संघ बंगाल का पहला खोजा गया ताम्र पाषाणिक स्थल है। उत्खननकार बीबी लाल ने किया था 1954 से 57 में। तो इस तरह से ताम्र पाषाणी संस्कृतियाँ खत्म होती हैं इसमें। इसके बाद जो है विभिन्न मृदभांड की संस्कृतियाँ, कि मृदभांडों से भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह के मृदभांड किस संस्कृति को डिनोट करते हैं। तो इसमें मृदभांडों का पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं। ये जो फ्लिंटर्स फेटी नामक पुरातत्व है ना, सबसे पहले विभिन्न कालों में निर्मित मृदभांडों के विशिष्ट प्रकार एवं उनके महत्व को बताया। तो सबसे पहला है गैरिक मृदभांड, ऑज कलर्ड पोट्री। इनकी खोज पहली बार 1949 से 50 में बीबी लाल ने की थी। ये याद रखिए, बीबी लाल ने सबसे पहले गैरिक मृदभांड की खोज की थी। गंगा घाटी में जो ये बिसौली है, बदायूं में यूपी में है, और बिजनौर ये भी यूपी में है, राजपुर परसू यहाँ से की थी। हस्तिनापुर के उत्खनन से इनका नामकरण ओसीपी हुआ। खोज तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ बिसौली में, बीबी लाल ने की, लेकिन जब हस्तिनापुर में ऐसे पात्र खोजे गए तब उनका नाम गैरिक मृदभांड पड़ा है। ताम्र पाषाण काल हड़प्पा काल से संबंधित है ये मृदभांड। ओसीपी ताम्र पाषाण काल का विशिष्ट मृदभांड था, लेकिन ताम्र पाषाण काल में सर्वाधिक प्रचलित काले और लाल मृदभांड थे, लोहित। गैरिक मृदभांड परिपक्व हड़प्पा संस्कृति एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समय के माने जाते हैं। राजस्थान में गैरिक मृदभांड जो नो है भरतपुर में, और जो जयपुर में है वहाँ से प्राप्त होते हैं। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से लाल किला नामक स्थान से ओसीपी का जो मृदभांड है वो प्राप्त होता है। इसके बाद ब्लैक एंड रेड वेयर, काला और लाल मृदभांड है। सर्वप्रथम 1960 में अतरंजी खेड़ा में उत्खनन किया गया। इसका पता लगा इस संस्कृति का। इसे अथर्ववेद में किस लोहित कहा गया है? यह प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। यह प्रागैतिहासिक काल हड़प्पा एवं महापाषाण काल में प्रचलित था।
लेकिन ऋग्वैदिक काल का यह प्रतिनिधि मृदभांड था, अतः इसे आर्यों का मृदभांड कहते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर। वास्तव में गैरिक मृदभांड तथा पीजीडब्ल्यू के बीच का मृदभांड रहता है। पीजीडब्ल्यू जो वैदिक पीरियड से संबंधित है और जो गैरिक मृदभांड है वो हड़प्पन साइड से संबंधित है। इसके बीच में जो टाइम रहा है जब आर्यों का स्पेसिफिक वैदिक टाइम रहा, तो उस टाइम का ये मृदभांड रहा है काले और लाल मृदभांड। तो BRW हड़प्पा काल से भी पाया गया है। इसे पूर्णतः हड़प्पा संस्कृति का मृदभांड नहीं कहा जा सकता, ये बाद में मिलते हैं हड़प्पन लेटर हड़प्पन साइड में। हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड मुख्यतः लाल और गुलाबी होते थे, यानी गैरिक मृदभांड गुलाबी जिसे गैरिक कहते हैं, जिन पर काले रंग की आकृति का अंकन होता था। ब्लैक एंड रे वेयर को उलटकर तपाने की विधि, उल्टी तपाई विधि को इजिप्शियन मिस्र की तकनीक कहा गया है। इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार अथर्ववेद में एवं पंचविश ब्राह्मण में उल्लिखित व्रात्य, ये सदा जो नीरा नदी से पूर्व, सदनीरा जो गंडक का पुराना नाम था, पूर्व क्षेत्र के निवासी एवं काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। तो व्रात्य जो पूर्व क्षेत्र के निवासी थे, ये जो सतनीरा गंडक नदी है, मध्य भारत एवं काले एवं लाल मृदभांड का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व रहा है तथा गुजरात क्षेत्र में 2000 से 1500 ईसा पूर्व, दक्षिण भारत में 1000 से 100 ईसा पूर्व। इसके साथ ही है नेक्स्ट चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर। इसकी खोज सर्वप्रथम बीबी लाल ने की थी। देखिए गैरिक मृदभांड की भी खोज की थी अछत्रपुर से, बरेली से, अछत्रपुर जो बरेली उत्तर प्रदेश में की थी। इनकी पूरी जानकारी हस्तिनापुर में 1954-55 में किए उत्खनन से मिली है। हस्तिनापुर गंगा यमुना में स्थित एकमात्र चित्रित धूसर संस्कृति का स्थल है जहाँ से लौह उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अन्य सभी स्थलों से ताम्र, देखिए हस्तिनापुर गंगा यमुना में स्थित एकमात्र चित्रित धूसर संस्कृति का स्थल है जहाँ से लौह उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अन्य सभी स्थलों से ताम्र उपकरणों के साथ साथ लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। पेंटेड ग्रे वेयर उत्तर वैदिक काल एवं महाभारत कालीन है, ये ध्यान रखना। तो पेंटेड ग्रे वेयर सर्वप्रथम प्रयोग ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों ने किया था, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल और जो महाभारत कालीन है उससे संबंधित है। लौह संस्कृति में भी पीजीडब्ल्यू का प्रयोग होता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हो चुका था। जखेड़ा उत्तर प्रदेश में पीजीडब्ल्यू मृदभांड एवं लौह उपकरण मिले हैं। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लौह उपकरणों का पुंज अतरंजी खेड़ा है। अतरंजी खेड़ा जो गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 7 सांस्कृतिक स्तरों के अवशेष मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभांड के अन्य स्थल हरियाणा में भगवानपुरा, पंजाब में रोपड़ संघोल, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास, मथुरा, थापली, बिहार में वैशाली, कश्मीर में मांडा आदि हैं। इसके बाद एक लास्ट फेज का आता है मृदभांड, उत्तरी काले मृदभांड। ये द्वितीय नगरीकरण के संबंधित है मृदभांड। इनका काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, या जब मगध साम्राज्य का उदय हो रहा होता है तब का है ये। इसीलिए इसे द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, बड़े बड़े महाजनपद बनते हैं। ये महाजनपद काल बुद्ध काल और मौर्य काल से संबंधित है। इस संस्कृति को अनिवार्य रूप से लोहे से जुड़ी हुई थी। ये आगे चलकर द्वितीय नगरीकरण में परिवर्तित हो गई। तो नॉर्थ ये उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड है। NBPW सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त हुई है, ध्यान रखिए। इन मृदभांडों को व्यापार भी होता था, जिनका प्रधान केंद्र कौशाम्बी जो प्रयागराज के समीप है। इसका उत्खनन GR शर्मा ने किया था। आहत सिक्कों की प्राप्ति भी NBPW स्थलों से होती है। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आहत सिक्के भी मिलने शुरू हो जाते हैं। गंगा घाटी क्षेत्र में घेरदार कुएं, पक्की ईंटों का प्रयोग, लोहे का प्रयोग आदि उत्तरकाली पॉलीदार मृदभांड संस्कृति की विशेषताएं हैं। NBPW सभी मृदभांडों में सर्वेटेड मृदभांड है, क्योंकि डेवलपमेंट के अपने मतलब उच्चतम स्तर पर था। लोहे की खोज हो गई थी, बड़े बड़े महाजनपद साम्राज्य स्थापित हो रहे थे। और ये लाल पालीदार मृदभांड जो है ये मौर्योत्तर और गुप्तकालीन है। तो ये लाल, एक तो ये जो लाल और काला ये सिंपल है जो ताम्रपाषाण से है, लेकिन लाल पालिश जो मृदभांड है वो मौर्योत्तर और गुप्त काल से संबंधित है और
इस तरीके से ये आपका पहला चैप्टर आर्य कंपटीशन का ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। आप अगर एंशिएंट इंडिया में मैपिंग का अगर सीरीज़ देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।